हाय गाइस, मैं उज्जुल दुश्मन। आज हम एंशियंट असम हिस्ट्री को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। असम यानी कि जिसके समान कोई नहीं है। असम का एंशियंट नाम प्रागज्योतिष और पुराना नाम कामरूप था। भारत के प्रमुख ग्रंथ रामायण, महाभारत, योगिनी तंत्र, मार्कंडेय पुराण आदि में असम के बारे में उल्लेख मिलता है। हालांकि इस ग्रंथों में असम को प्रागज्योतिष और कामरूप नाम से जाना गया था। ह्यूएनसांग के सीयू की बुक में असम के बारे में उल्लेख मिलता है। जब आहूम असम पे आए तब असम नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए इसको टॉपिक वाइज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। प्रागज्योतिष यह असम का सबसे एंशियंट नाम था। प्रागज्योतिष की राजधानी प्रागज्योतिषपुर था। कहा जाता है कि चाइना से चाउतियस नाम से एक जाति यहाँ पर रहने आए थे। तब से प्रागज्योतिष को प्रागज्योतिष कहा जाने लगा। प्रागज्योतिष शब्द का अर्थ सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट और सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। कामरूप असम का पुराना नाम कामरूप था। पौराणिक ग्रंथ गुप्पद ब्राह्मण के अनुसार महादेव यानी कि शिव जी एक बार घोर तपस्या में बैठे हुए थे। तभी हिंदू के प्रेम का देवता कामदेव ने महादेव का तपस्या भंग किया था। क्रोध में आकर महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी राती देवी ने महादेव से माफी मांगी और कामदेव को पुनर्जीवित करने का प्रार्थना किया। तभी महादेव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया तो इस जगह का नाम कामरूप पड़ा। अब आइए जानते हैं पौराणिक असम के कुछ राजा और उसके डायनेस्टी के बारे में। दानव डायनेस्टी माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध 1428 बीसी में हुआ था। उस समय असम में भी कुछ राजा रूल करते थे और मोहिरंगा दानव को प्राचीन असम का पहला राजा माना जाता था। राजधानी था गुवाहाटी के निकट बेलतला में स्थित मोहिरंगा पर्वत। मोहिरंगा दानव के उत्तराधिकारी को असुर माना जाता था और उसके डायनेस्टी को दानव वंश के नाम से जानते थे। मोहिरंगा दानव के बाद हटकासुर, संबड़ासुर और रक्तासुर ने राजपाट को संभाला था और उसके बाद घटकासुर को कामरूप का राजा बनाया गया था। नरकासुर घटकासुर को हत्या करके नरकासुर प्रागज्योतिष का राजा बना। विदर्भ के राजकुमारी माया को नरकासुर ने शादी किया था। कहा जाता है कि सोनितपुर जो असम का एक राज्य था, इसके राजा बाण के साथ नरकासुर का मित्र था और बाण के साथ रहकर नरकासुर अधर्मी बन गया था। नरकासुर माँ कामाख्या देवी की पूजा किया करते थे, लेकिन वो इतना अधर्मी हो गया था कि माँ कामाख्या को ही शादी करना चाहते थे। आखिरकार श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और भगदत्त को प्रागज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त श्री कृष्ण ने भगदत्त को राजा बनाकर अमोघ वैष्णवास्त्र दिया था। कहा जाता है कि युधिष्ठिर के एक राजकीय यज्ञ में पांडव के सामने ना झुकने के वजह से अर्जुन से पहला युद्ध हुआ था, लेकिन अर्जुन के हाथों भगदत्त पराजित हुआ। फिर से कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव का साथ देके भीम को हराया और अर्जुन पर अमोघ वैष्णवास्त्र छोड़ दिया था। तभी श्री कृष्ण अर्जुन के आगे आके अर्जुन को बचा लिया था। अर्जुन के बाण से भगदत्त का जान चला गया। भगदत्त कौरव का साथ इसलिए दे रहे थे क्योंकि दुर्योधन ने भगदत्त की बेटी भानुमति को शादी किया था। गुवाहाटी के दिघली पुखुरी जो अभी स्पाइरल पोटैटो के लिए फेमस है, उस दिघली पुखुरी को भी भगदत्त ने भानुमति के स्वयंवर के समय खुदवाया था। किंग बाना नरकासुर के कंटेम्पररी बाना सोनितपुर पे रूल कर रहे थे। बान के बेटी उषा से श्री कृष्ण के ग्रैंडसन अनिरुद्ध सीक्रेटली शादी करना चाहते थे, लेकिन बान को पता चलने पर अनिरुद्ध को बंदी बनाया। श्री कृष्ण अनिरुद्ध को छुड़ाने आया तो बान के साथ घमासान युद्ध हुआ। बान महादेव का भक्त था, इसीलिए महादेव भी युद्ध में उतरे। तभी श्री कृष्ण और महादेव के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसको इतिहास में हरिहर युद्ध के नाम से जानते हैं। आखिरकार ब्रह्मा जी को आकर इस युद्ध को रोकना पड़ा। महादेव के बोलने पर श्री कृष्ण ने बाण को जीवित छोड़ दिया। शिव भक्त बाण ने शिव जी के भक्ति में तेजपुर में महाभैरव और रुद्रपद मंदिर को बनवाया था। किंग भीष्मक भीष्मक कुंडिल राज्य के राजा थे। राजधानी था कुंडिल नगर। उनके बेटी का नाम था रुक्मिणी और बेटा का नाम था रुक्मबीर। रुक्मबीर ने छेदी राज्य के राजा
शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह करवाने का सिद्धांत लिया था। तब गुजरात के द्वारका से श्री कृष्ण आकर रुक्मिणी को भागा कर ले गया। रुक्मिणी हरण ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। असम के विवाह में आज भी रुक्मिणी हरण का गीत गाया जाता है। बर्मन डायनेस्टी। पुष्यवर्मन को असम का पहला ऐतिहासिक राजा माना जाता है, जिसने बर्मन डायनेस्टी का एस्टैब्लिश किया था, जो गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के कॉन्टेम्पोरी था। पुष्यवर्मन ने महाराजाधिराज टाइटल लिया था। भीष्मक के बाद से किसी राजा ने पॉलिटिकली ऐसा काम नहीं किया था कि उनको जाना जा सके, लेकिन पुष्यवर्मन ने कामरूप को अच्छे से एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद महेंद्रवर्मन ने असम के इतिहास में पहला अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक किया था। अश्वमेध यज्ञ के अनुसार एक घोड़े को राज्य से बाहर छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है वो इलाका राजा के अंडर आ जाता था, और जो इस बात को नहीं मानता उसके साथ राजा का युद्ध होता था। भास्कर वर्मन। बर्मन वंश का सबसे फेमस राजा था कुमार भास्कर वर्मन। शादी ना करने के कारण उनको कुमार का टाइटल मिला था। 529 एडी में भास्कर वर्मन बर्मन डायनेस्टी का राजा बना था। ह्यूएनसांग उनके समय ही असम में आए थे। राजपाट संभालने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने भास्कर अब्द का प्रवर्तन किया था, जो सन को काउंट करने के लिए लिया गया था। भास्कर वर्मन थानेश्वर और कनौज के राजा हर्षवर्धन का कॉन्टेम्पोरी था। भास्कर वर्मन ने हंसबेग के हाथों हर्षवर्धन को बहुत सारा उपहार भेजकर मित्रता किया था। इसके बाद दोनों एक साथ मिलकर गौड़ राज्य पे अटैक किया था। युद्ध करके गौड़ राज्य को हराया, लेकिन राजा शशांक को पकड़ न सका। भास्कर वर्मन डायनेस्टी का आखिरी रूलर था और शादी ना करने के वजह से बर्मन डायनेस्टी का अंत हुआ था। शालस्तंभ डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी के अंत के बाद कामरूप में शासन करने के लिए अंतर्युद्ध होने लगे थे। 655 एडी में शालस्तंभ नाम से एक नया डायनेस्टी का उत्थान हुआ था। इस डायनेस्टी ने 655 से लेकर 990 तक रूल किया था। इस डायनेस्टी का फेमस किंग था हर्षदेव। हर्षदेव ने गौड़, उड़ीसा, कलिंग, उत्तर बिहार के राज्यों को युद्ध में हराकर कामरूप में एक विशाल साम्राज्य का प्रतिष्ठा किया था। हर्षदेव की बेटी राज्यमती ने नेपाल के राजा जयदेव के साथ विवाह रचाया था, और राज्यमती ने नेपाल की महारानी के लिए पशुपतिनाथ मंदिर बनवाया था। शालस्तंभ राज्य के राजधानी था हारूपेसर, जो वर्तमान तेजपुर शहर को माना जाता है, लेकिन हारूपेसर शालस्तंभ का अस्थायी राजधानी था। प्रागज्योतिषपुर उन लोगों का परमानेंट राजधानी था। शालस्तंभ डायनेस्टी का आखिरी राजा था त्याग सिंह। पाला डायनेस्टी। 990 से 1138 तक पाल डायनेस्टी का रूल कामरूप में था। इसके पहले त्याग सिंह, जिसका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए बर्मापाल कामरूप के राजा बनकर कामरूप पर पाला डायनेस्टी का एस्टैब्लिश किया। वृद्धकाल में ब्रह्मपाल ने संन्यास ग्रहण किया, तो उनके बताए अनुसार उनका पुत्र रत्नपाल कामरूप का राजा बना था। रत्नपाल के बाद इंद्रपाल, गोपाल, धर्मपाल ने कामरूप पर रूल किया था। राजा धर्मपाल ने कामरूप की राजधानी प्रागज्योतिषपुर से कामरूप शहर तक लेके गया था। धर्मपाल के मृत्यु के बाद जयपाल इस डायनेस्टी का आखिरी रूलर बना। इसके बाद इस डायनेस्टी का अंत हुआ था। कमता राज्य। प्राचीन कामरूप को एक समय कमता नाम से भी जाना जाने लगा था। कमता राज्य का राजधानी कमतापुर था। 1257 में इख्तियारुद्दीन तुघरिल खां के नेतृत्व में कामरूप पे अटैक किया गया था। तब उनका राजधानी कामरूप से कमतापुर ले जाया गया था। तब कामरूप में संध्या रूल कर रहे थे। तब से इस राज्य को कमतापुर जाना जाने लगा। इसके अधिपति का नाम था कमतेश्वर। योगिनी तंत्र के अनुसार पहले शताब्दी में देवेश्वर नाम से एक शूद्र राजा कामरूप पे रूल किया करते थे। आर्यमित्त प्राचीन कामरूप का राजा था। कहा जाता है कि माजुली के रतनपुर के राजा रामचंद्र ने एक यज्ञ किया था।
और ब्रह्मपुत्र को अपनी सुंदरी पत्नी महिषी को भेंट में दिया था और महिषी की कोख से अरिमित्त ने जन्म लिया था। अपने पिता को ना पहचानने के कारण रामचंद्र से युद्ध हुआ और रामचंद्र को मार डाला। असम के इतिहास के अनुसार कामरूप बेतना से नौगांव के रहा तक ब्रह्मपुत्र के दोनों साइड अरिमित्त का राज्य था। उनका राजधानी बेड्डगढ़ में था। फेहुआ नाम का एक हाजू के राजा के हाथों अरिमित्त का मृत्यु हुआ था। खेन डायनेस्टी। अरिमित्त के वंशज मिगांक के मृत्यु के बाद भूया लोगों का वंशज नीलध्वज ने गौड़ सिंहासन पर कब्जा किया और खेन डायनेस्टी का स्थापना किया। लेकिन अंतर्युद्ध के कारण ये डायनेस्टी ज़्यादा दिन नहीं टिक सका। 1898 में नीलंबर के मृत्यु के बाद खेन डायनेस्टी का भी अंत हुआ और वहाँ पर मुसलमानों ने भी अटैक किया था और खेन डायनेस्टी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। तब आए हुए बहुत सारे मुसलमान लोग असम में रहने लगे थे। शायद वही असम का पहला मुसलमान माने जाते हैं। सुतिया किंगडम। 13th सेंचुरी के पहले फेज में आहूम शिवसागर से दक्षिण पूर्वी साइड में राज्य बना रहे थे। उस समय आहूम राज्य के निकट ब्रह्मपुत्र के उत्तरी दिशा के सुबनसिरी और दक्षिण के दिसांग नदी के पूर्वी हिस्से के एरिया को सुतिया किंगडम कहा जाता था। अनुमान किया जाता था कि 1189 में बीरपाल ने हादिया में सुतिया डायनेस्टी का स्थापना किया था। सती साधनी। बीरपाल के बाद 10 राजाओं ने सुतिया डायनेस्टी पे रूल किया था। इसके 8वीं राजा धर्मध्वज पाल की बेटी थी सती साधनी। राजा धर्मध्वज पाल के बहुत दिनों तक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। काफ़ी पूजा आराधना करने के पश्चात धर्मध्वज को एक कन्या संतान की प्राप्ति हुई जो सती साधनी थी। बहुत साधना के बाद संतान मिला, इसलिए उसका नाम भी साधनी रखा गया। साधनी की शादी निताई नाम से एक लड़के के साथ हुआ था। धर्मध्वज अपुत्रक था, इसलिए निताई को राज्यभार सौंपकर खुद संन्यास ग्रहण किया। राजा होकर निताई ने नीतिपाल नाम रखा, लेकिन नीतिपाल राज्य संभालने के लिए कैपेबल नहीं था, इसीलिए उनके राज्य स्टेबल नहीं रहे। आहूम ने इस बात का फायदा उठाते हुए सुतिया डायनेस्टी पर आक्रमण करके उसको कब्जा लिया और इसी युद्ध में नीतिपाल आहूम के हाथों मारा गया। नीतिपाल के बाद आहूम ने साधनी को भी आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, लेकिन साधनी ने आदेश नहीं माना तो आहूम ने उनको बंदी बनाने का आदेश दिया। तब साधनी ने चंदनगिरी पर्वत में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। सती साधनी का मानना था कि आहूम के हाथों बंदी होने से बेहतर मरना ही बेहतर है। सती साधनी के वीरता को देखकर असम में हर साल 21 अप्रैल को सती साधनी दिवस मनाया जाता है। सती साधनी को शादी होने के बाद धर्मध्वज पाल को एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई थी। नाम था साधक नारायण, लेकिन साधक नारायण के जन्म से पहले ही धर्मध्वज पाल ने राजपाट नीतिपाल को दे दिया था। नीतिपाल के मृत्यु के बाद आहूम ने साधक नारायण को अपने अंडर मध्य असम का राजा बनाया। अर्थात नीतिपाल के बाद सुतिया किंगडम पूरी तरीके से अंत हो चुका था। कोच डायनेस्टी। 16th सेंचुरी के पहले फेज में कोच वंश के वीर पुरुष विश्व सिंह ने कोच राज्य का स्थापना किया था। विश्व सिंह ने 1515 से 1540 तक कोच वंश में राजा बने रहे। विश्व सिंह के मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा मल्लदेव नरनारायण नाम लेकर कोच राज्य का राजा बना था। नरनारायण बहुत ही पराक्रमी और धर्म पर चलने वाले राजा थे। नरनारायण को कोच का सबसे श्रेष्ठ राजा माना जाता है। विश्व सिंह मरने से पहले नरनारायण को राजा बनाने को कहकर गए थे, लेकिन पिता के मृत्यु के समय नरनारायण पढ़ाई के लिए बनारस में थे। तब नरसिंह ने राजपाट अपने कब्जे में लिया था। बाद में नरनारायण बनारस से आने के बाद राज सिंहासन को नरसिंह ना छोड़ने के कारण शुक्लध्वज की मदद से नरसिंह के खिलाफ युद्ध किया था और नरसिंह को हराकर खुद राजा बना। शुक्लध्वज को सेनापति बनाया गया।
नरनारायण के कार्यकाल में ही कोश का डायनेस्टी शिखर पे था। जयंतिया, कौछाड़ी, त्रिपुरा, मणिपुर आदि राज्यों को भी नरनारायण अपने कब्जे में लिया था। नरनारायण के समय ही आसामीज लिटरेचर का उन्नति देखने को मिला था। उनके समय ही राम सरस्वती ने महाभारत को आसामीज लैंग्वेज में अनुवाद किया था। अनंत कंडली ने दशम स्कंद, भागवत, बकुल कायस्थ ने गणित पुथी का आसामीज में अनुवाद किया था। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी जीवन के आखिरी समय नरनारायण के दरबार में ही बिताया था। नरनारायण के राजसभा में श्रीमंत शंकरदेव को सम्मान मिला था। नरनारायण ने अपने राज्य के लिए मुद्रा भी जारी किया था, जिसको नारायणी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इस मुद्रा को सोना और चांदी से बनाया गया था। 1584 में नरनारायण का मृत्यु हुआ। मृत्यु से पहले नरनारायण ने अपने पुत्र लक्ष्मी नारायण और शुक्लध्वज के पुत्र रघुनारायण के बीच राज्य इक्वली बंटवारा करके गया था। शिलाराय शिलाराय कोच राज्य का सेनापति और नरनारायण के भाई थे। 1515 में उनका जन्म हुआ था। रियल नेम शुक्लध्वज था। शिलाराय बहुत ही बड़ा योद्धा था। कसारी, जयंतिया, त्रिपुरा, मणिपुर, श्रीहट्ट आदि राज्य वो अपने पराक्रम से कोच डायनेस्टी के अंडर लाया था। मुसलमान के द्वारा मंदिर तोड़े जाने पर शिलाराय ने उसको फिर से बनवाया था। श्रीमंत शंकरदेव के साथ नरनारायण को मिलाने का काम शिलाराय ने ही किया था। बाद में उन्होंने शंकरदेव को अपना गुरु माना था। उनके अनुरोध से ही श्रीमंत शंकरदेव जी ने राम विजय और जन्म रहस्य ग्रंथ लिखा था। 1568 को शिलाराय ने गौड़ राज्य आक्रमण किया था, लेकिन गौड़ नवाब ने उनको बंदी बनाया था। बाद में नवाब के माँ को सांप ने डंक मारने के कारण शिलाराय ने जब उसको ठीक किया तो उसको छोड़ दिया गया। लेकिन फिर से 1575 में मुगल के साथ मिलकर गौड़ राज्य आक्रमण किया। उस युद्ध के बीच ही शिलाराय का बीमारी से मौत हो गया। 1584 में नरनारायण के मौत के बाद लक्ष्मी नारायण कोच का राजा बना, लेकिन अंतर युद्ध के कारण मुगल और अफगानियों ने कोच राज्य मुगल के अंडर ले लिया था। मुगल ने कोच राज्य अधिकार करने पर तब के कोच राजा बली नारायण ने आहूम के सहायता से भरली और बरनदी के बीच के एरिया को फिर से अपने अंडर लाए थे। बाद में बली नारायण ने धर्मनारायण नाम लेकर आहूम का अंडर राजा बनकर रहे। जयंतिया राज्य जयंतिया पहाड़ और उसके दक्षिण में स्थित कुछ इलाके में जयंतिया राज्य था। मातृप्रधान जयंतिया लोगों ने आहूम के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर आहूम के पक्ष में मुगल के खिलाफ युद्ध लड़ा था। परबतराय नाम से एक जयंतिया राजा ने 5th सेंचुरी में जयंतिया राज्य का प्रतिष्ठा किया था। 6th सेंचुरी में शिलाराय ने जयंतिया राज्य आक्रमण करके अपने कब्जे में लिया था। 7th सेंचुरी के शुरू होते ही धनमानिक नाम से एक कौछाड़ी के हाथों पराजित होने के बाद आहूम राजा प्रताप सिंह के साथ वैवाहिक संबंध स्थापन किया था और आहूम के साथ मिलकर कौछाड़ी राज्य आक्रमण किया था। धनमानिक के बाद यशमानिक, सुंदर राय, पर्वत राय और अशुमंत राय जयंतिया का राजा बना। यशुमंत राय आहूम के नरिया राजा का कंटेम्पोरी था। आहूम राजा जयदत्त सिंह राजा होने के बाद डिमोरुआ, गुमा, नेली और खाला राज्य जयंतिया ने मांगा तो आहूम और जयंतिया के रिलेशन कुछ ठीक न रहा। 1660 में यशुमंत राय के मृत्यु के बाद राम सिंह जयंतिया का राजा बना। इसके बाद प्रताप सिंह, लक्ष्मी सिंह, राम सिंह, जयनारायण, चक्र सिंह, यात्रा नारायण और विजय नारायण ने जयंतिया राज्य पे रूल किया था। विजय नारायण के बाद आहूम राज्य के साथ साथ जयंतिया राज्य भी ब्रिटिश के हाथ में चला गया था। कछाड़ी राज्य 13th सेंचुरी के पहले फेज में दिखौ से कलंग तक ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ
कछाड़ी का राज्य था। कछाड़ी खुद को पांडव वीर भीम के पुत्र घटुकस के वंशज मानते हैं। कछाड़ी लोग दिखो नदी से कपली नदी तक दक्षिण में वर्तमान आसाम के डिमा हसाओ जिले में रूल करते थे। 15वीं सेंचुरी के आखिरी फेज में हिडिंबापुर, जो वर्तमान के दीमापुर है, उस पर राजधानी बनाया था। लेकिन बाद में आहूम के लिए दीमापुर को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद आहूम ने कछाड़ी राजकुमार डेटसुंग को दीमापुर का राजा बनाया था। 5 साल आहूम के अंडर राजा रहकर डेटसुंग ने आहूम के विरुद्ध विद्रोह आरंभ किया था, तो आहूम ने डेटसुंग को मार डाला था। दरंग राजवंशावली के अनुसार 16वीं सेंचुरी के मध्य भाग में कोच सेनापति शिलाराय ने कछाड़ी के राजधानी माईबंग को अधिकार किया था। लेकिन शिलाराय के मृत्यु के बाद फिर से कछाड़ी ने खुद को स्वाधीन राज्य डिक्लेयर किया था। आहूम के राजा रुद्रसिंह के समय कछाड़ी राजा ताम्रध्वज ने खुद को स्वाधीन घोषणा किया था। तभी रुद्रसिंह ने कछाड़ी राज्य आक्रमण किया था। युद्ध में कछाड़ी के हार के बाद फिर से कछाड़ी आहूम के शासन के अंडर आ गए थे। द्वितीय मुआमरिया विद्रोह के समय कछाड़ी राजा कृष्णचंद्र के समय मुआमरिया के काफी लोग कछाड़ी राज्य में छुपे हुए थे। तब आहूम राजा ने उन मुआमरिया को आहूम राज्य में लाने के लिए कछाड़ी राजा को अनुरोध किया, लेकिन कछाड़ी राजा ने इस बात को नहीं माना, तो 1803 में फिर से कछाड़ी राज्य आक्रमण किया और आहूम और कछाड़ी के अच्छे रिलेशन का अंत हुआ। गोविंद सिंह कछाड़ी का आखिरी राजा था। 1830 के 20 अप्रैल में मणिपुर के राजकुमार गंभीर सिंह के कहने पर कुछ लोगों ने मिलकर गोविंद चंद्र को मार डाला। इसके 2 साल बाद 1839 के 14 अगस्त में ब्रिटिश ने कछाड़ी राज्य अपने कब्जे में लिया था। खामती राज्य। प्राचीन कुंडिल नदी के तट सदिया में खामती लोग रहते थे। पहले वो लोग चीन के वेस्ट में रहा करते थे। 1751 से 54 तक बहुत से लोग सदिया में आकर रुकने लगे। 1794 में खामती लोगों ने आहूम के हदियाख्वा गोहाइन नाम के एक पदवी पे नियुक्त होकर स्वतंत्र होकर रहने लगे थे। खामती के राज्य दिहिंग नदी के दक्षिण से अपार ब्रह्मदेश के हुकंग वैली तक था। 1826 के 15 मई को खामती लोगों के साथ ब्रिटिश ने संधि करके हदियाख्वा गोहाई को प्रशासनिक अधिकारी बनाकर रूल करने के लिए दिया था। इस तरह ब्रिटिश ने खामती लोगों के मदद से ब्रह्मदेश से होने वाले आक्रमण को रोकने में सफल हुए थे। 1826 के संधि के अनुसार ब्रिटिश खामती से टैक्स नहीं ले सकते थे, लेकिन ब्रिटिश के कहे अनुसार हथियार और 200 लोगों के एक आर्मी जुटाकर रखना पड़ता था, क्योंकि अगर किसी ने आक्रमण किया तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस संधि के अनुसार खामती हदिया में एक राजनीतिक ब्रिटिश ऑफिसर रखने पर मजबूर थे, लेकिन फिर भी वो लोग अंदर ही अंदर स्वतंत्र थे। लेकिन 1835 में हदियाख्वा गोहाई और मटक राज्य मतिबर बर सेनापति के बीच हुए सीमा विवाद पर ब्रिटिश ने फायदा उठाते हुए हदियाख्वा गोहाई पद को खत्म कर दिया। तब 1839 के 19 जनवरी में खामती लोगों ने गुस्से में आकर पॉलिटिकल एजेंट कॉर्नेल व्हाइट को मार डाला था और साथ ही विद्रोह भी आरंभ किया। ब्रिटिश ने इस विद्रोह को खत्म करने के लिए 4 साल लिया था। खामती ने ब्रिटिश के सामने आत्मसमर्पण किया तो उनको ब्रिटिश ने धेमाजी, नारायणपुर, माईजान, डिब्रूगढ़ आदि जगह पर रहने के लिए दिया। सिंघफो राज्य। सिंघफो लोग पहले ब्रह्मदेश के इरावती नदी के ईस्ट में रहते थे। आहूम राजा गोरीनाथ सिंह के राज में 1793 को सिंघफो असम आए थे। उन लोगों ने पाटकाई पहाड़ से सदिया के पूर्व दिशा के टेंगानी और बुढ़ीदिहिंग नदी के उत्तरी एरिया में राज्य बनाया था। सिंघफो एक शक्तिशाली जनजाति था। मौका देखकर वो लोग आहूम राज्य भी आक्रमण किया करते थे और एक बार वो लोग रोंगपुर तक पहुंच चुके थे।
लेकिन ब्रिटिश आने के बाद सिंघफो का ऐसा आक्रमण देखने को नहीं मिलता है। 1826 में सिंघफो ने ब्रिटिश के साथ ट्रीटी करके ब्रिटिश के अंडर रहने का सिद्धांत लिया था। उस संधि के अनुसार अशांति के समय ब्रिटिश के साथ देने का भी वादा किया था और वादे अनुसार खामती ने जब विद्रोह किया तब सिंघफो ने ब्रिटिश का साथ दिया था। सिंघफो का पराक्रमी नेता था दुफागाम। उसके नेतृत्व में ही सिंघफो ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन ब्रिटिश ने इस विद्रोह को खत्म करने पर कभी भी सिंघफो ने ब्रिटिश पर दोबारा आक्रमण नहीं किया। वर्तमान के समय सिंघफो अरुणाचल के तिराप में रहते हैं। मटक राज्य ब्रिटिश असम आने के समय अपार असम के पूर्वी सदिया के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र और बुढ़ीदिहिंग नदी के बीच किलाकुटिया एरिया में मटक राज्य था। मटक मरान और कछाड़ी जनजाति के लोग थे। मटक नाम उन लोगों को खामती लोगों ने दिया था। ब्रिटिश आने के समय मटक का राज्य लगभग 3155 स्क्वायर किलोमीटर था। मरान कछाड़ी ज़्यादातर लोग म्यांमार शिष्य बने थे। तब उन लोगों को मुआमोरिया कहा जाने लगा। आहूम राजमंत्री पुनानंद बुरागुहे ने मटक राज्य के मुखिया को बर सेनापति पद देकर मटक के राज्य शासन करने के लिए दिया। मटक राज्य का पहला बर सेनापति था मतिवर बर सेनापति। रंगागड़ा उन लोगों का राजधानी था। 1826 में एक संधि के अनुसार बर सेनापति को अंग्रेजों के अंडर लाया गया और उन लोगों को लिए पाइक का भी व्यवस्था किया, लेकिन ये संधि ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इसीलिए ब्रिटिश को 1835 में नया संधि लाना पड़ा। इस संधि के शर्त अनुसार बर सेनापति को सालाना 12,000 रुपये ब्रिटिश को देने के लिए कहा गया, लेकिन कंप्लेन करने पर इस अमाउंट को हटाकर 1800 रुपया देने का संधि हुआ और बोला गया कि ये अमाउंट बर सेनापति जीवित रहने तक तय किया जाएगा। 1839 में मतिवर बर सेनापति का मृत्यु हुआ। मृत्यु से पहले द्वितीय पुत्र माजू गोहाई को उत्तराधिकारी बनाने को बोल के गया था, लेकिन मतिवर बर सेनापति के मृत्यु के बाद ब्रिटिश के साथ हुए शर्त का भी अंत हुआ था। इस समय मरान मटक के बीच मतविरोध देखने को मिला। बर सेनापति ने उन लोगों के शर्त को मानने से इनकार किया। तभी ब्रिटिश ने पूरा मटक राज्य अपने कब्जे में लिया। मटक राज्य में चाय की खेती बहुत बढ़िया होती थी। ब्रिटिश मटक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश ही कर रहा था और उन लोगों को मौका भी मिल गया। 1842 के 26 दिसंबर को ब्रिटिश ने मटक राज्य कब्जा करके लखीमपुर के साथ शामिल किया। 12 भूया भूया लोग का 12 फैमिली था, इसीलिए उन लोगों को 12 भूया कहा जाता है। सुतिया राज्य के पश्चिम में ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ कामरूप कमता पूर्व में भूया लोगों ने छोटे छोटे राज्य बनाकर रहने लगे थे। समय देखकर वो लोग कभी कभी स्वाधीन होकर और कभी कभी राजा के अंडर रूल किया करते थे। राजा ना होकर भी वो लोग शासन करते थे, इसलिए उन लोगों को भूया बोला जाता था। प्रत्येक राज्य के भूया हर एक राज्य के भूया से स्वाधीन था, लेकिन किसी एक राज्य पर किसी ने आक्रमण करने पर वो लोग एकजुट होकर युद्ध लड़ा था। शिलाराय के साथ मिलकर उन लोगों ने आहूम के खिलाफ युद्ध लड़ा था, लेकिन प्रताप सिंह ने उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से हराया और फिर से युद्ध करने का साहस नहीं जुटा पाया। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम आहूम डायनेस्टी को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।